गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे वॉइड एग्रीमेंट, व्यर्थ ठहराव। वैध अनुबंध के लिए ठहराव की सबसे आवश्यक शर्त है कि ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए जिन्हें अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट किया गया है कि वैध अनुबंध के ठहराव की आवश्यक शर्त है कि ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए जिन्हें अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया। मतलब जो स्पष्ट रूप से है कि ये व्यर्थ है, व्यर्थ ठहराव वह है जिन्हें कानून द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। ऐसा ठहराव पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करता। मतलब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो ऐसे ठहराव व्यर्थ ठहराव है। अब कौन कौन से ठहराव हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है, उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। अधिनियम की धारा 11 में सबसे पहला जो बताया गया है, अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। पहला है अवयस्क, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला और तीसरा है राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। यदि इन 3 प्रकार के पक्षकारों द्वारा अनुबंध किया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। दूसरा जो है वो है तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव। अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी भी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। अतः ठहराव तथ्य संबंधी गलती पर आधारित होता है तो वह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है। मतलब दोनों ने गलत तथ्य को यदि समझ लिया है तो वह ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ माना जाएगा या पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी राजनियम की गलती वाले ठहराव। जब पक्षकार किसी ठहराव को करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम से संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधी गलती कहलाती है। विदेशी राजनियम के संबंध में गलती के आधार पर हुए ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। मतलब विदेशी राजनियमों को आधार मान के या उसको गलत समझ करके कोई ठहराव कर लिया जाता है तो वो गलती के ठहराव कहलाते हैं, विदेशी राजनियम की गलती वाले, और वो व्यर्थ ठहराव होते हैं। नेक्स्ट है अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य के ठहराव। मतलब जिन ठहरावों का प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक होता है उन्हें अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। धारा 23 में इस प्रकार के ठहरावों को अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाला माना गया है। जैसे यदि कोई ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है या कोई ठहराव इस प्रकार का है कि या उसकी अनुमति दे दी जाए कि वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा, अथवा ठहराव कपट में है या ठहराव से किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचती है, तो ये माना जाएगा कि ये अवैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य के ठहराव हैं और ये पूर्णतः व्यर्थ ठहराव माने जाएंगे। नेक्स्ट है आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्य में प्रतिफल के ठहराव। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि ठहराव आंशिक रूप से वैधानिक होता है तथा आंशिक रूप से अवैधानिक होता है। यदि ऐसे ठहरावों के वैध एवं अवैध भाग को अलग अलग भागों में विभक्त किया जा सकता है तो वैध तथा अवैध भाग वाला ठहराव व्यर्थ होगा। यदि ठहराव को वैध अवैध भागों में अलग अलग नहीं किया जा सकता तो संपूर्ण ठहराव ही व्यर्थ होगा। नेक्स्ट है बिना प्रतिफल के ठहराव। जैसा हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। धारा 25 में भी जहाँ पर कहा गया है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, वहाँ कुछ अपवादजनक परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया है जिनमें प्रतिफल के अभाव में भी ठहराव वैध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ एक अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः बिना प्रतिफल वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। नेक्स्ट है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। अब विवाह में रुकावट से तात्पर्य क्या है? अवयस्क को छोड़कर किसी भी अविवाहित व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। मतलब देश के प्रत्येक नागरिक जो वयस्क है उसको विवाह करने की स्वतंत्रता है, अतः इस स्वतंत्रता को अगर किसी ठहराव द्वारा समाप्त किया जाता है तो यह ठहराव व्यर्थ ठहराव होगा। फिर है व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव। भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को व्यापार व्यवसाय पेशे की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इससे अनुरूप भारतीय अधिनियम की धारा 27 में लिखा है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के किसी भी विधिपूर्ण व्यवसाय
धंधे या व्यापार में रुकावट डाली जाती है तो वह ठहराव उस सीमा तक व्यर्थ होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यापार या व्यवसाय में रुकावट डालने के लिए कोई ठहराव करता है तो वह ठहराव व्यर्थ ठहराव होगा। इसके बाद नेक्स्ट है वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव। मतलब जब किसी ठहराव का उद्देश्य वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालना होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। जैसे किसी के अधिकारों के परिवर्तन पर रोक लगाने वाले ठहराव, या प्रवर्तन अवधि को सीमित करने वाले ठहराव, या एक अवधि में के बाद अधिकार समाप्त करने वाले ठहराव। ऐसे जो ठहराव होते हैं वो वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव होते हैं और ये व्यर्थ ठहराव होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। जब ठहराव इस प्रकार के हों कि उनका अर्थ निश्चित न हो, अर्थात अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसे ठहराव अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव होते हैं और ऐसे ठहराव भ्रम या संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हैं, अतः वो व्यर्थ होते हैं। किंतु यदि किसी ठहराव का परिस्थिति के अनुसार अर्थ निश्चित किया जा सकता है तो वह ठहराव वैध माना जाएगा। फिर है बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने या हो जाने पर धन का या मूल्य देने की प्रतिज्ञा होती है। बाजी लगाने का ठहराव एक ऐसा ठहराव है जिसमें दो व्यक्ति किसी निश्चित घटना के विषय में विपरीत विचार रखते हैं और परस्पर ये ठहराव करते हैं कि उस घटना के निश्चित होने पर एक की दूसरे पर जीत होगी और दूसरा उसको कुछ धन अथवा मूल्य देगा। ऐसे ठहराव में पक्षकार ये ठहराव करते हैं कि निश्चित घटना के घटित होने पर ही एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को निश्चित धनराशि देगा। तो इस प्रकार के ठहराव मतलब बाजी के ठहराव हैं। किसी भी पक्षकार का हित निश्चित नहीं होता, इसमें एक पक्षकार को लाभ तथा दूसरे पक्षकार को हानि होती है, तो ये व्यर्थ ठहराव होंगे। फिर नेक्स्ट है असंभव भावी घटना पर आधारित ठहराव। यदि कोई ठहराव किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा, चाहे ऐसी घटना की असंभवता की जानकारी ठहराव करते समय ही क्यों न हो। नेक्स्ट है असंभव कार्य को करने के ठहराव। असंभव कार्य से मतलब है जिन कार्यों को किए जाना संभव नहीं हो, या ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए है जो प्रारंभ से ही असंभव है। इसका तात्पर्य ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भविष्य में कोई कार्य असंभव होने पर व्यर्थ ठहराव नहीं होगा। यदि भविष्य में कुछ घटनाओं के घटित होने या राजनियम में परिवर्तन होने के कारण कोई ठहराव पूरा नहीं किया जा सकता तो ऐसा ठहराव असंभवता के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। किंतु ऐसी असंभवता भौतिक या वैधानिक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। किंतु यदि आर्थिक कारणों से कोई ठहराव पूरा करना असंभव होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ नहीं होगा, अन्यथा वो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा। तो ये हमने जाने कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कौन कौन से ऐसे ठहराव है जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ ठहराव घोषित किया गया है।